हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो विषय है यह है कि आपका नवंबर का महीना यानी नवंबर 2023 नवंबर 2023 कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो के क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक दिखाने से पहले आपको बता देता हूं कि ये जो तीनों पाइल्स हैं ये नवंबर के महीने को स्पेशली ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स को नवंबर के महीने में चूंकि दीपावली का पर्व आता है, इसीलिए इन तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स को दीपावली के पर्व से जोड़ करके रखा गया है। तो अब ये आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। श्री कुबेर जी पाइल नंबर 1, माता लक्ष्मी पाइल नंबर 2 और श्री गणेश जी पाइल नंबर 3। तो ये 3 कार्ड्स यानी कि 3 अलग अलग इमेजेस, 3 अलग अलग देवता देवी आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तीनों में से जिनके प्रति आपकी श्रद्धा का भाव पहले आता हो या जो आपको यूं ही ज़्यादा पसंद हो बिना किसी कारण के, उन्हें अपनी पाइल मानिए और उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी करेगी और आपको इससे काफ़ी लाभ भी मिलने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंचने के लिए, डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। तुरंत ही आपकी पाइल की रीडिंग खुल जाएगी। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार इस चैनल पर मुझे देख रहे हैं, उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री कुबेर जी को चुना था, मेरे बगल में श्री कुबेर जी की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि श्री कुबेर जी की छत्र छाया में आज आपके लिए टैरो क्या लेकर के आए हैं कि नवंबर का महीना, नवंबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है पेशेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ वाटर। थर्ड के बाद में नंबर 4 पर आपके लिए है 8 ऑफ फायर। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है यह है हेरमिट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। तो ये पांचों कार्ड जो है नवंबर का महीना कैसा रहेगा उसका एक सिंगल ग्लैंस आपको देने वाले हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझें कि अब आपके लिए किस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे आप अपने जीवन के बारे में देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव में आ चुकी हैं पिछले महीने से, यानी कि जो पिछले कुछ महीनों से अगर हम आपके जीवन को देखें तो एक परिवर्तन आपके जीवन में दिखता तो है, लेकिन इस परिवर्तन के साथ आपकी समझ कई मामलों में समस्या भी आ रही है, जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन परिवर्तनों के सापेक्ष मुझे क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को मोड़ना है। और साथ ही साथ में आप अपने आप में अब इम्पेशेंस भी हो रहे हैं। क्योंकि वो जो आपने धैर्य रखा था कुछ एक मामलों में वो काफ़ी लंबा चला गया है और अब उस धैर्य के साथ में कंटिन्यूशन हो नहीं रही है। तो आप कुछ थोड़ा परेशान भी दिख रहे हैं। आपको चाहिए प्रेजेंट चीज़ में जो आपके लिए है, इस नवंबर के महीने में आप अपने आप को थोड़ा सा एकाकी करें। अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं करना आपको। ये महीना आपको कुछ देने वाला है, कुछ आपके सम्मुख आने वाला है। इसको ऐसा समझें कि रिवेल होने वाला है, कुछ खुल करके सामने आने वाला है। तो वो जो रिवेल होने वाली कंडीशन है, रिवेल मतलब ओपन हो जाना, रिवेल होने वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। आपका जो एक सॉफ्ट नेचर है, आपकी जो एक सॉफ्टनेस है, वो सॉफ्टनेस अब जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक सॉफ्टनेस, अब आप सोच रहे होंगे यार मेरे अंदर इतनी सॉफ्टनेस भी नहीं है जितनी बता रहे हैं, तो पूरा कर दूंगा लाइन तो फिर आप समझ जाएंगे। आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है
इस सॉफ्टनेस के साथ में आप अपने आप को एक मतलब आपकी पर्सनालिटी को एक आयाम तो मिलता है, लेकिन पूरी आपकी पर्सनालिटी निखर कर नहीं आती, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का जो दूसरा पहलू है, जहां आप बहुत हलचल ग्रस्त हो जाते हैं या हो जाती हैं, जहां आप इम्पैशनेट हो जाते हैं, जहां आप अपने आप को अपने ही आपे से, जिसको कहते हैं ना बोलचाल में कि आपे से बाहर हो जाना, अपने आप के कंट्रोल में ना रह पाना, उस वाली स्थिति तक भी आप पहुंच जाते हैं। तो चूंकि आपके लिए अब जैसे प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो वर्तमान में प्रेजेंट सिचुएशन आपकी है कि आप अगर जल्दबाजी नहीं करते हैं, अब फिर वही बात आ रही है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई हम कितना पेशेंस रखें, फिर अब जो आ रहा है बता रहा हूँ। कार्ड कहता है अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जैसे ये नवंबर का महीना आपको क्या क्या देने वाला है। ये नवंबर का महीना आपको सिखा देगा कि धैर्य का फल मीठा होता है और सचमुच में मीठा होता है, ये आपकी ठीक से समझ में आ जाना है। आपके जीवन में जो परिवर्तन हुए थे, जो छोटे छोटे हो रहे हैं, इन परिवर्तनों का चूँकि ये जब हुए थे पास्ट में तो ये आपको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसी नवंबर के महीने में आपकी समझ में आ जाना है कि इन परिवर्तनों का आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक था और इन्होंने आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा दोनों दे दी है। साथ ही साथ आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक साथ एक समय में भला कर सकते हैं, ये भी इस नवंबर के महीने आप देखेंगे। लेकिन इसी नवंबर के महीने में आप थोड़ा हेजिटेट, थोड़ा रिजिट, थोड़ा जिद्दी और थोड़ा नाराज़ भी रहेंगे, क्योंकि कई सारे सोचे हुए काम आपके नहीं हुए, नहीं हो पा रहे हैं। प्रोसेस चल रहा है, आप एक सही पथ पर हैं, लेकिन उस पथ पर सफलता आने में अभी थोड़ी देर है। और इस नवंबर के महीने के आखिरी 10 दिनों में, यानी कि 20 तारीख के बाद में, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको रास्ता नहीं मिलता, तो आपको अपने आप में ही झांकना पड़ेगा रास्ता निकालने के लिए। क्योंकि अगर आप अपने आप में झांकते हैं रास्ता निकालने के लिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आप दूसरों से पूछेंगे तो दूसरों के जो सजेशन होंगे वो एक्यूरेसी के साथ नहीं होंगे, वो आपको सही पथ नहीं दिखा पाएंगे। सही पथ आपसे ही निकल कर आना है इस महीने में। तो ये था एक ग्लांस में कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि आपके लिए आपके जीवन के अलग अलग जनर, अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है लव के लिए, यानी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और ये कार्ड है थंडरबोल्ट। अभी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, ये लगभग मिलता जुलता जैसा है, समझ ले। तो ये कहता है प्रेम संबंधों में अपने साथी की भावनाओं का ध्यान यदि नहीं रखा, आपके ऊपर भी आ रहा हूँ, आप कहेंगे मेरी भावनाएं क्या, उस पर भी आ रहा हूँ। आपने अगर अपने साथी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा या ज़रूरत से ज़्यादा रखा, तो दोनों ही कंडीशंस में आपके लव रिलेशंस में आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देनी शुरू करी तो समस्या ये होगी कि आप उसकी फीलिंग को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे या समझ ही नहीं पाएंगे, तब भी क्लेश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी के द्वारा आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए, तो आपको उसकी भावनाओं का सम्मान पहले करना होगा। कुछ मामलों में अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो अपने लव रिलेशन में इस महीने थोड़ा न्यूट्रल रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो अपनी साइड से झगड़ा ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, इस बात को याद रखिएगा, वरना ये नवंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों में एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है जो आप नहीं चाहते कि आपके लव रिलेशनशिप में हो। फैमिली को लेकर दूसरा कार्ड जो अपीयर हुआ है ये है पॉलिटिक्स का। ये बड़ा प्यारा कार्ड है। ये कहता है कि फैमिली को वो दो जो फैमिली चाहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी मम्मी चाहती हैं कि भाई कम से कम आपका कमरा ठीक हो, कम से कम अब ठीक हो में वो ये नहीं चाहती ना कि आपके कमरे में आप पोछा मारो, झाड़ू मारो, दुनिया भर, बस थोड़ा तितर बितर करके मत रखो, चीज़ों को थोड़ा सहेज कर रखो। अब अगर कभी आपने भले डांट खाकर किया हो या अपनी मर्जी से, आपने देखा होगा तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं सही करने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इस चीज़ को
प्रेजेंट करिए, दिखाइए, तो आपकी ना वैल्यू, आपकी इमेज बनेगी आपके परिवार में। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिए कि जिस तरह से कभी कभी आप एक दिखावा कर देते हैं परिवार के लिए चीज़ों को सही और सुलझा हुआ बनाए रखने के लिए, ठीक उसी तरह आपका परिवार भी कभी कभार दिखावा कर सकता है आपके साथ, आपके मामले में और उस परिवार के मामले में चीज़ों के तालमेल को बढ़िया ढंग से बनाए रखने के लिए। तो आप उन पर दोष नहीं दे सकते, लेकिन दोष अपने ऊपर भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ आप अगर किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आप ठीक हैं, परिवार के किसी सदस्य को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ठीक हैं, अपने आइडियोलॉजीज़, अपने स्वभाव के विपरीत किसी सिचुएशन को अपने आप के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्वयं में मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो भी ठीक। बस आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आपको जानबूझकर अपने परिवार के सदस्यों को हर्ट नहीं करना है। अगर आपने कोई झूठ उनसे बोल दिया कि, और उस झूठ को बोलने की मैं मतलब अब उदाहरण में चाहे जो अपने मन से लेना, उस झूठ के बाद आपका काम हो गया, समय बीत गया, हफ्ते 10 दिन बीत गए, अब ज़रूरत नहीं है ना उनको जाकर बताने की कि भाई 10 दिन पहले हमने तो आपसे झूठ बोल दिया था, देखो आप बुद्धू बन गए। क्या ज़रूरत है इसकी? कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मत बताइए। मीन्स परिवार के साथ थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा पॉलिटिक्स आपको खेलना पड़ेगा। आप अगर ऐसा लगता है आपको कि एक आवरण चढ़ा रहे हैं, आप एक दिखावा कर रहे हैं जो परिवार, अपने ही परिवार के साथ नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल वो भी करने की ज़रूरत है। दिखाइए भाई, दिखाइए, नहीं दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर माँ बच्चे को अपना प्यार ना दिखाए तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि माँ मुझे प्यार करती है कि नहीं करती है। पिताजी अगर आपको अपना प्यार ना दिखाएं तो आप नहीं जान पाएंगे ना। अगर पिताजी सिर्फ डांटते रहें, यार ये क्या करे, वो क्या करे, इधर उधर ये वो, तो आपको लगेगा यार इनका सुबह से लेकर शाम तक डांटने का ही काम है। तो वो अगर प्यार नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा बच्चे को? तो दिखाइए, दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला है फाइनेंस। फाइनेंस को लेकर कार्ड अपेयर हुआ है हैप्पीनेस। ये कहता है फिनेंशियल मामलों में गेन होने की सिचुएशन इस महीने बन करके अगले कुछ महीनों में आपको गेन हो जाएगा, बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो इस महीने आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में बड़े सावधानी के साथ, तरीके के साथ और सिस्टमेटिक वे के साथ में काम करें। आने वाले समय में आपको इसका फ्रूटफुल बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर इस महीने आपने लालच किया, वो कहानी सुनी है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, छोटी सी कहानी है, बहुत सब ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी तो मैं सिंपली सुना देता हूँ। एक आदमी था, उसके पास, उसको कहीं से एक मुर्गी मिल गई, समझो एक किसी ने दे दी, पता नहीं किसने दे दी। तो उस मुर्गी ने अंडा दिया, तो वो सोने का था, बेच कर आया, फिर दूसरे दिन सोने का दिया, फिर तीसरे दिन सोने का दिया, वो रोज़ सोने का अंडा देने लगी। वो बड़ा खुश हो गया। उसने फिर सोचा कि अगर ये मुर्गी रोज़ सोने का अंडा देती है और यार ये तो एक दिन में एक अंडा दे रही है, अगर मैं इसको काट दूँ तो इसके अंदर से सारे अंडे निकाल सकता हूँ। उसने उस मुर्गी को मार दिया, काट दिया, उसके अंदर कुछ नहीं मिला। तो लालच बुरी बला, रोज़ एक अंडा मिल रहा था, इतना काफ़ी था। तो आप जो इन्वेस्टमेंट का मतलब, जब मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप अपना रुपया कहीं पर लगा ही रहे हो। आप अपनी स्किल को भी अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप किसी के साथ एक रिलेशन डेवलप करने में काम कर रहे हो कि उस पर्सन के साथ आपका एक 1-to-1 रिलेशन बनेगा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में हम उठा लेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट उस रिलेशन में भी हो गया, रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल गेन और बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिल जरूर जाएगा, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी और लालच नहीं करना। आपके प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन से जुड़े मामले में है क्लींजिंग द पास्ट। सीधा सीधा यही करना जो इस कार्ड में लिखा हुआ है। इस कार्ड का नाम है क्लींजिंग द पास्ट। क्लींजिंग द पास्ट मतलब जो आपका भूतकाल है उसे क्लीन करके नए आ जाइए। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दीजिए। मोबाइल है ना, मोबाइल की मेमोरी फॉर्मेट, अब जब फॉर्मेट कर दिया तो नए सिरे से भर सकते हैं ना उसमें। भाई पुराने वाले को कब तक ढोते रहोगे? तो ये कहता है कि आप अपने प्रोफेशन में जो पुराने तौर तरीके हैं उनसे थोड़ा आगे निकल सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक है, चलो आपके तौर तरीके बिल्कुल आधुनिक है। हो सकता है बिजनेस को मैनेज करने का तौर तरीका आपका पुराना हो, आपकी सोच पुरानी हो, या आपके बिजनेस में कुछ ऐसी ऊंच नीच उल्टी सीधी सिचुएशंस हुई हो, बॉस के साथ झगड़ा हुआ हो, पकड़ा पकड़ाई, कॉलर वॉलर पकड़ के हो गया हो ऑफिस में। वैसे ये सब कम होता है, बड़े मज़ेदार सीन होते हैं, ये सब कभी होता है।
तो मतलब कुछ भी कहने का मतलब वट एवर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको बॉस से जाकर झगड़ा करना है, मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही है। कभी कभी होता है ना ऑफिस में 50 लोगों के सामने बॉस आए और उन्होंने यार इंसल्ट कर दिया, तेरी रिपोर्ट तो गलत थी, क्या बना के भेजता रहता है तुम, क्या करती रहती हो तुम, तुम्हारी रिपोर्ट खराब थी। तो उन सारे पास्ट की मेमोरीज से, ये रिपोर्ट वाला मामला बता रहा हूँ, उन सारी मेमोरीज से आपको अपने आप को अलग करना है, छोड़ देना है, हटना है, क्लीन कर दीजिए। आप ऑफिस बदलें ना बदलें, क्लीन कर दें, अपने दिमाग को क्लीन करें कि वह पुराना नहीं है, अब नया है जो है। और वो रिपोर्ट वाला मामला क्या बता रहा था, आपके बॉस अगर ऐसे पर्सन हैं, महिला पुरुष कुछ भी हैं, कि आपकी गलतियों को वो पूरी टीम के सामने बताते हैं कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, वो गलत किया, अब आपको उस पर कुछ भी सफाई देनी है और उस समय आपके पास सफाई कहने को कुछ नहीं है। आपको डेटा चेक करना है, अपने शेड्यूल चेक करना है और फिर उनको आंसर करना है। तो कभी भी उनके केबिन में जाके मत बताओ बॉस आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज राइट, कभी नहीं। सारी चीज़ें बन गई, पेन उठाओ और नोट करना शुरू करो, एक कागज़ पर सारे की पॉइंट्स बनाओ, रिफाइन करो, मिटाओ, काटो, नया बनाओ, एकदम अप टू डेट कीवर्ड्स बना लो अपने कि क्या क्या बोलना है और उनको बना कर रख लो अपने टेबल पर, अपने पास कहीं पर पॉकेट में रख लो। जब वो आपका बॉस, आपकी बॉस मिले, फिर उन्हीं 50 लोगों के बीच में उसको बोलो आपने उस दिन, डेट नोट कर लो, डेट और टाइम बोलो, इतने उस डेट को इतने बजे आपने मेरे को फला चीज़ के लिए बोला था, आई वॉज राइट, ये मेरे पॉइंट्स हैं, आप देखें। बोले केबिन में आओ, बोलो नहीं सर यहीं देख लो, आपने सबके सामने मेरे को डांटा था, यहीं सुननी पड़ेगी। आपने केबिन में नहीं बुलाया था मेरे को ना, आपको यहीं सुनना पड़ेगा। मैं केबिन में एक्सप्लेनेशन देने नहीं आ रहा, आई वॉज राइट, जाइए फिर। आप भी कलीग हो, वो भी कलीग है। और जब आप 10 लोगों के सामने बोलोगे आई वॉज राइट, तो डर सबको लगता है। वो जो ड्यू का ऐड आता था ना, डर सबको लगता है तो उसे भी डर लगेगा कि अगर ये राइट है तो जाहिर सी बात है मैं इसके अगेंस्ट ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, कहने का मतलब ये, लेकिन पोलाइट मैनर। तो यहाँ अपने पास्ट से छूटिए, तभी आप अपने प्रोफेशन में वो कर पाएंगे जो आप करने की सोचते हैं, लेकिन वो सोच रह जाती है और आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इस पास्ट का मैं बंद करने वाला था, आगे जाने वाला था। ये कहता एक और चीज़ रह गई, वो है कि अगर अपनी पुरानी आदतों से परेशान हो तो वहाँ से भी निकलना है। बंद करो ना अब वो पुरानी आदतें, छोड़ो भाई, अब नए पर्सन हो गए, अपग्रेड कर लो अपने आप को। आगे एजुकेशन, एजुकेशनल मामलों से जुड़ा कार्ड है चेंज। ये कहता है आपके प्रोफेशन में अभी कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस चक्री को वैसे घुमाते रहो जैसे घूम रही है। और दूसरा कहता है अगर आपने अभी तक चरखी घुमाई नहीं है तो परिवर्तन की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि चक्री घुमाने की ज़रूरत है। चक्री मतलब रोटेशन। अगर आप अपने एजुकेशन के सेक्टर में, अपनी स्टडीज़ में, अपनी पढ़ाई लिखाई में आपने एक रोटेशन नहीं बना रखी, रोटेशन में उसको नहीं कह रहा हूँ कि कभी 1 घंटा पढ़े, कभी 4 घंटा पढ़े, कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कभी 1 हफ़्ता गैप कर दिए, कभी 1 हफ़्ता बिल्कुल गायब हो गए, एकदम से घर में घुस के पढ़ने लगे। नहीं, ये कोई रोटेशन नहीं, ये तो पागलपन है। रोटेशन वो है कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो रोज़ 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 3 घंटे पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूएशन जैसी हमारी मम्मियाँ घर पे करती हैं। रोज़ सवेरे नाश्ता बनाती हैं, रोज़ दोपहर का खाना बनाती हैं, रोज़ शाम का खाना बनाती हैं। ये कंटिन्यूएशन है। ऐसा नहीं होता कि डिनर ना बने, वो उसी कंडीशन में नहीं बनता है जब बाहर से कुछ आना हो या बाहर जाना हो, वरना उसमें अगर मगर इफ़ बट नहीं है। तो उनसे सीखें, घर में मोटिवेट हो जाए। तो रोटेशन अगर बना है तो उसी को घुमाइए, और अगर रोटेशन नहीं बनाया तो फिर बनाइए। अब कितना टाइम देंगे, मतलब यहाँ पर नाराज़गी भी है कि अगर नहीं बना तो बनाओ भाई, कितना टाइम लेना है। अब लास्ट में आपकी हेल्थ से रिलेटेड मामले में आपके लिए कार्ड आया है हार्मोनी। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ अगर कुछ चल रहे थे तो नवंबर के महीने में काफ़ी रिलीफ होने की संभावना है। ठंड से बचना है। अगर नवंबर में ठंड का मौसम पूरा नहीं आता तो भी कभी कभी नवंबर में ठंड नहीं पड़ रही होती, तो फिर हीरो बन करके एकदम, समझ गए, ऐसे नहीं घूमना है, नहीं तो पता लगा आप एकदम हल्की फुल्की हीरोइन बन के घूम रही हैं और फिर ठंड ने आपको जकड़ दिया, है ना। लड़कियों को भी कह रहा हूँ, लड़कों को भी कह रहा हूँ। इन चीज़ों के अलावा अदरवाइज़ में कोई हेल्थ इशू था तो उसमें रिलीफ आएगा। पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है,
नवंबर में हालांकि थोड़ा पानी पीने की स्थिति कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आपका जो एक डेली डाइट रूटीन है उससे 1 गिलास पानी कम से कम बढ़ा लीजिए। सोचिए ना मैं कितना पानी पी लेता या पी लेती हूँ, आपके पास आ गए 4 गिलास है तो 5 कर लो, 5 है तो 6 कर लो, 6 है तो 7 कर लो। तो ये चीज़ें करनी हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो छोटी मोटी पिछली समस्याएं थी उनसे उबर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और हेल्थ में ये महीना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प और इम्प्रूवमेंट दोनों देने वाला है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता लक्ष्मी को चुना था, बगल में माता लक्ष्मी की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है, कैसा होने वाला है और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ अर्थ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ फायर, 5 नहीं 6 है, 6 ऑफ फायर। थर्ड नंबर पर आपके लिए है मैसेंजर ऑफ वाटर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 2 ऑफ एयर और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है मैसेंजर ऑफ एयर। इस महीने अगर किसी टारगेट को बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ उस टारगेट को बना करके आप स्वयं को एक दुविधाजनक स्थिति में डाल ले जाएंगे कि अब मैं इस टारगेट पर काम करूं या ना करूं। लेकिन अगर आप उस टारगेट पर काम करते हैं जिसकी संभावना थोड़ी कमज़ोर आ रही है, अगर आप उस टारगेट पर काम करते हैं जिसकी संभावना थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, तो उस टारगेट के अचीव करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन संभावना कम मतलब आपका मन, आपका दिल पिछड़ता रहेगा। तो इस बात में अपने प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल को दूर करना है। ये महीना कहता है कि आप आर्थिक मामलों में एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं महीने की शुरुआत में जहां पर आपको अपने धन को लेकर के थोड़ा सतर्कता और संयम दोनों बरतना पड़े। तो इस सतर्कता और संयम के साथ ही आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आर्थिक मामलों में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है। जो आप सोचते हैं उस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं और कभी कभी आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी नहीं चलती। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि सिचुएशन कैसी है उसे समझे बिना निर्णय ना लें। और इस महीने कुछ ऐसा बेनिफिट भी आपको अनायास मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। हालांकि मन आपका काफ़ी अलग प्रकार से इस महीने रेस्पॉन्स करेगा, जिसकी वजह से आप कुछ छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातों को दिल पर नहीं लेंगे। तो ये जो उल्टी सिचुएशन है इसे आपको उल्टा ही रखना है, इसे सीधा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बड़ी बड़ी बातों को दिल पर लिया तो ज़्यादा बवाल होगा, बजाय इसके कि छोटी मोटी बात पर आप थोड़ा बवाल काट दें। दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप अपने आप को एक दुविधाजनक स्थिति में पाएँ, चाहे वो आर्थिक हो, प्यार का मामला हो, दोस्ती का मामला हो या सोशल मामला हो, सिर्फ ये सोचना है कि मेरा लाभ कैसे है, मेरा फ़ायदा किधर है। अगर मेरा फ़ायदा सिचुएशन में आगे बढ़ने में है तो आगे बढ़ें, अगर आपका फ़ायदा सिचुएशन में पीछे हटने में है, कदम पीछे खींचने में, तो पीछे खींचें। अगर आप सिचुएशन को अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग मोड़ नहीं पाएंगे तो फिर आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ये महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप अपने टारगेट को बनाने के बाद अपने आप को डीमोटिवेट कर ले गए तो कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। और अगर आपने स्वयं को मोटिवेट कर लिया तो जो टारगेट बनाएंगे वो अचीव हो जाएगा। तो ये एक ग्लैंस में था आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। अब देखते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं, आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर इनकी क्या इन्फॉर्मेशन और आपके लिए सजेशंस हैं। लव के लिए पहला कार्ड अपीयर हो रहा है कॉन्शियसनेस। तो ये कहता है कि दूसरा आपका जो पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड कपल कुछ भी हैं,
आपके पार्टनर के द्वारा क्या फील किया जा रहा है, इसे अगर आप नहीं फील कर सकते तो आपके प्रेम संबंध में वो जुड़ाव, वो ठहराव, वो गति नहीं आ पाएगी जो आप इमेजिन करते हैं। जैसे आप कभी कभी सोचते हैं कि मेरा प्यार बहुत डिवाइन लव है, बड़ा स्पिरिचुअल लव है, तो वो स्पिरिचुअलिटी तभी मिलेगी अगर आपके पार्टनर के द्वारा आपकी फीलिंग्स को उस लेवल पर कैच नहीं किया जा रहा, लेकिन आपने उस लेवल पर, डिवाइन लेवल पर इसको कैच करना शुरू कर दिया या फील करना शुरू कर दिया, तो कुछ समय में ये वाइस वर्सा हो जाएगा और आपके पार्टनर को भी आपसे वैसी ही वाइब्स और वैसी ही फीलिंग्स आने लगेगी। अब आपकी फैमिली से रिलेटेड मामलों में कार्ड आया है द लवर्स का। ये कहता है परिवार के बाहर के लोगों के हस्तक्षेप के बिना अपने परिवार में चीज़ों को मैनेज करें, सुधारें, बेहतर करें और परिवार को और ज़्यादा सहयोग और सपोर्ट भी दें। आपके परिवार के द्वारा आपके लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तीसरा पक्ष इन्वॉल्व हो जाता है, तब आपके और आपके परिवार के बीच के खटास को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपने परिवार का साथ देना चाहिए। परिवार की कुछ मामलों, कुछ बातों पर छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ेस आपको करने चाहिए ताकि आपका जुड़ाव, लगाव बना हुआ दिखाई देता रहे और जिसका आपको बेनिफिट मिले। फिनेंशियल मामलों के लिए कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूशन। कहता है कि सोचो मत कि क्या हो सकता है, सोचो कि क्या कर सकते हैं। क्या हो सकता है में तो ये भी हो सकता है ना कि काका हाथरसी की एक कविता की लाइन है कि अमेरिका का सारा सोना मेरे घर भर दे। खोजेंगे तो मिल जाएगा गूगल पे। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, इस पर दिमाग लगाना है इस महीने। अगर आपने इस चीज़ को अलग एंगल में फील किया कि मुझे क्या क्या मिल सकता है, तो खुशी खुशी पूरा महीना बीत जाएगा और प्राप्त कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ पर फोकस किया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो आपकी इमेजिनेशंस के बेसिस पर बनने वाले आइडियाज़ से आप अपने फिनांसेस को और इम्प्रूवमेंट में ला सकते हो, ले जा सकते हो। और यही इस महीने आपको करना भी है। लेकिन इस महीने इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरों को उधार नहीं देना है और ख़ुद भी उधार न लें, इसका भान रखना है। आपके प्रोफेशन यानी ऑक्यूपेशन से जुड़े मामले में कार्ड है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है कि अगर कोई सिचुएशन आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय, आपके ऑक्यूपेशन में संभल नहीं रही है तो छोड़ दो। उसे क्यों थाम के रखा हुआ है? सिर्फ इसलिए कि इस सिचुएशन को पिताजी ने शुरू किया था, दादाजी ने शुरू किया था, या मैंने इसी का काम शुरू किया था। मतलब कुल मिलाकर कहने का कि अपने आप को किसी भी बहाने के पीछे मत छिपाइए, छोड़ दीजिए उस सिचुएशन को। उसे थाम कर रखने की ज़रूरत नहीं। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वस्तुतः आप नहीं छोड़ देते, आप उस सिचुएशन से छूट जाएंगे। और जब तक आप उस सिचुएशन से, जिसे आप अभी भी नाखून से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, निकल गया ना सारा, नाखून से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके नाखून उखाड़ के ले जा रहा है। जाएगा ज़रूर, वो सिचुएशन हटेगी ज़रूर, आपको रुला कर या खुशी खुशी। तो रुला तो काफ़ी कुछ दिया भी है, अब खुशी खुशी उस चीज़ को निकलने दीजिए। और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए अपने आप को थोड़ा तैयार करें। आपके लिए थोड़े से स्ट्रगल्स आ रहे हैं आपके ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, व्यवसाय में, लेकिन ये ईजिली मैनेजेबल होंगे और इसी नवंबर तक आप सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाओगे। आपके एजुकेशन से रिलेटेड कार्ड आया हुआ है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड कहता है कि पढ़ाई का या जानकारी का जो भी भंडार दिमाग में भरा है, इसे कचरे की तरह व्यवस्थित मत करें, इसे थोड़ा सिस्टमैटिक व्यवस्थित करें। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी कभी कभी मिलता हूं, जिनको सुना होगा बोलचाल की भाषा में कहते हैं अध कचरा ज्ञान। अध कचरा मतलब आधा ज्ञान और आधा कचरा। अब वो दोनों मिक्स हो गया। कचरा जिसके साथ भी मिक्स होगा बदबू आएगी। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो नवरात्र का पर्व चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं से सुना कि हमारे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जो साल के 14 महीने विवादों में रहती है, साल में 12 महीने होते हैं ना, वो 14 महीने विवादों में रहती है, नाम सब जान गए होंगे।
वहाँ पर कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, पता नहीं इस साल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं, कुछ साल पहले वहाँ पर नवरात्र के दिनों में महिषासुर डे मनाया गया और महिषासुर को महिमा मंडित किया गया। तो जिसने मुझे बताया था ये, उसने पूछा कि आपका क्या कहना है इस पर। मैंने कहा देखो भैया, जो पुराने ज़माने में राक्षस होते थे, असुर होते थे वो जैसे टीवी सीरियल पे दिखाते हैं, उनके दांत बाहर होते हैं, सींग निकली होती है, वो वस्तुतः ऐसे नहीं होते थे। वो तो चित्रकार की कल्पना है कि वो एक असुर को, एक राक्षस को चित्रित कर रहा है तो वैसा कर रहा है। आपने कभी भी रावण के सींग देखी है? नहीं देखी है ना। आप चलो रावण को छोड़ो, आप विभीषण को देखो, टीवी सीरियल में विभीषण को देखो। मेघनाथ को विभत्स दिखा देते हैं, कुंभकर्ण को विभत्स दिखा देते हैं, रावण को विभत्स दिखा देते हैं, लेकिन विभीषण को एकदम साधु जैसा दिखाते हैं। तो वो कल्पना है, केवल उस राइटर की, उस निर्माता की कल्पना है कि ये ऐसे सुंदर से दिखते होंगे, वो ऐसा बदसूरत सा दिखता होगा, राक्षस है तो काले कपड़े पहनेगा। ये सिर्फ राइटर्स की, चित्र बनाने वालों की, फिल्म बनाने वालों की कल्पना है, कुछ सच्चाई वच्चाई नहीं। ये राक्षस, ये असुर सच में हमारे और आपके जैसे दिखाई देते हैं, बड़े स्वीट से, बड़े प्यारे से, ऐसे जीन्स पैंट पहनकर अच्छे से सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी बोलने वाले। तो मैंने कहा वही लोग वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वही लोगों ने महिषासुर डे मनाया था। भाई अपने भाई बंधु की मृत्यु का शोक मनाएंगे ना, अपने भाई बंधु को तो महिमा मंडित करेंगे। तो वो वही कर रहे थे। बोले वो राक्षस है? मैंने कहा बिल्कुल राक्षस है। अगर आपको उनके नाम पता है तो कहीं पर नोट कर लीजिए, ज़िंदगी में इनके साथ कोई संबंध मत रखिए। क्यों? क्योंकि वो राक्षस हैं, असुर हैं, और अगर आप उनके साथ संबंध रखें तो आप असुर हो जाएंगे, आपके अंदर भी वो गुण आ जाएंगे। जैसी संगति वैसी बुद्धि हो जाती है, ये स्वाभाविक है। तो ये कहता है कि पढ़ाई के मामले में आप अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करें। आपके पुराने तौर तरीके पिछले काफ़ी समय से अगर नहीं चल रहे हैं तो उन्हें परिवर्तित करें, और उनको सिर्फ परिवर्तित ना करें बल्कि एक नए सेटअप में लेकर आएँ। क्योंकि पुराने सेटअप के साथ काम करना, पुरानी युक्ति के साथ काम करना अगर दुष्कर हो रहा है तो कंटिन्यू कैसे करोगे, कैसे करोगी? तो इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा, ब्रेन में जो बहुत सारी चीज़ें भर गई हैं उसे थोड़ा क्लीन करना है। ब्रेन को कैसे क्लीन करते हैं? थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन। और जो अहंकार की फीलिंग आती है कि मुझे तो इतनी चीज़ें पता हैं, कभी सिर्फ एक चीज़ करना, गूगल करना, हाउ मेनी नॉवेल्स इन दिस वर्ल्ड, वो एक नंबर आएगा। हाउ मेनी साइंस बुक्स इन दिस वर्ल्ड, तो वो भी आ जाएगा। आप सिर्फ नंबरिंग देखो ना उसकी, कि कितना ज्ञान है जो हमें पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अभी आप ज्ञान के मामले में बिल्कुल जीरो, कच्चा बच्चे हो, कुछ नहीं पता। और जो भी जानकारियां हमारे आसपास में हैं, वो जानकारियां कितनी एक्यूरेट हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपका ज्ञान अभी कोई एक्सट्रीम लेवल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि वो कहीं से पढ़ा गया ज्ञान है, आपका नहीं है, आपके अंदर से नहीं आया। आपने कहीं से पढ़ा, अडॉप्ट किया और उसे खींच लिया, बस इतना ही किया। तो अपने अहंकार से निकलना है ताकि गर्व में आए। और इस महीने का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका एजुकेशनल फील्ड में होगा या आपकी स्टडीज़ पे होगा, वो आपके जीवन को एक सही दिशा दे देगा। आपकी हेल्थ से रिलेटेड मामले में कार्ड आया है कंप्रोमाइज़। ये कहता है कि हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड मामलों में, कार्ड में नहीं, मामलों में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना करें। कभी कभी लोग मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते, कभी कभी खाना पीना टाइम पे नहीं करते, लंच के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम पे पता नहीं क्या खाते ही नहीं है कुछ, और जब डिनर का टाइम होता है तो लंच कर रहे होते हैं। मतलब कुल मिलाकर सब उल्टा पुल्टा गड्ढ मड्ढ कर देते हैं। तो वो नहीं करना। आपकी हेल्थ से रिलेटेड मामलों में आप अपने आप के साथ थोड़ा सा कंपटीशन करें। अपने पुराने वर्जन को देखें ना, आप जब स्वस्थ थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप मोटे हो गए हैं, तो उस समय को देखें ना जब आप पतले थे, तो फील करें ना कि क्या बदला, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा वज़न भाग गया, क्या मैंने किया कि मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अपने आप को खंगालें। ये कहता है
कहता है जितना आप अपने आप को खंगालेंगे उतना अपनी गलतियां फील होती चली जाएंगी, और वो गलतियां किसी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि शेयर करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। फ़ायदा तो तब है जब आप उस गलतियों को समझें, उस पर काम करें। तो बस यही इस महीने करना है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी गंभीर समस्या का सामना स्वास्थ्य में कर रहे थे तो काफ़ी लाभ होने की संभावना है। और बस बस इतना ही। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री गणेश जी को चुना था। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है 8 ऑफ वाटर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ फायर। थर्ड नंबर पर आपके लिए 9 ऑफ फायर। फोर्थ नंबर पर आपके लिए 2 ऑफ फायर। और लास्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ एयर। तो एक ही हाउस से 3 कार्ड्स आ गए हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बताता है कि इस नवंबर के महीने में अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया था, कोई काम जो हासिल करना चाहते थे, कोई चीज़ कंप्लीट करना चाहते थे, तो वो लक्ष्य आपका हासिल हो जाएगा, वो काम आपका होगा। थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन बिल्कुल परफेक्शन के साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो। महीने के आखिरी सप्ताह या आखिरी 10 दिनों में एक यात्रा की संभावना भी है। यात्रा एक टूर जैसी हो सकती है। आप किसी मनोरंजक यात्रा पर भी निकल सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस महीने की जो शुरुआत होने वाली है इसमें काफ़ी कुछ आप अपने आप में पॉजिटिव फील करेंगे और आपके मन की काफ़ी सारी नकारात्मकता पाइल नंबर 3 इस महीने के शुरुआत से ही कम होती चली जाएगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा। और जब नकारात्मकता आपके अंदर कम होगी तो आप अपने हर काम को सिलसिलेवार ढंग से करते चले जाएंगे। इस महीने काफ़ी कुछ सिचुएशंस, काफ़ी कुछ मामले, काफ़ी कुछ जनर्स आपके कंट्रोल में होंगे और आप जिस तरह से घुमाएंगे सिचुएशन वैसी घूमती जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। और इस महीने के मध्य में, मध्य का मतलब हो गया मोटा मोटा मानकर चलें कि 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में, 13 to 17, 13 इंक्लूड है, यानी सुबह का 13 से लेकर शाम के 17 तारीख तक। इस दौरान आप दूसरों के बारे में एक परसुएशन वाला माइंड, परसेप्शन अपना बनाएंगे। आप सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति मुझे किस तरह ट्रीट करेगा, उनकी सोच मेरे बारे में क्या है, वो मेरे अगेंस्ट, मेरे फेवर में क्या कैसा कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगी और ये जो थॉट्स हैं ये मोस्टली नकारात्मक हो सकती हैं। आपको घबराहट या एंजाइटी भी हो सकती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस महीने अपने पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर या अपने मित्र के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में आप किसी प्रकार की एक योजना में शामिल होकर के सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी डिले होकर के सफलता आपको मिल ज़रूर जाएगी। इस महीने आप कुछ ऐसा भी ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को एप्रिशिएट करें और लोग भी आपको एडमायर करें, लोग भी आपकी वाहवाही करें। तो ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी इस महीने बनी हुई है। तो ये एक ग्लांस में था कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की आपके लिए क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कि ये क्या कहते हैं। लव रिलेशन के लिए आपके लिए जो कार्ड नंबर फर्स्ट आ रहा है ये है टर्निंग इन। ये कहता है प्रेम संबंधों में अपने आप को देखो कि मुझे कितना प्यार है उससे। जो मैं अक्सर कहता हूँ प्यार एक तरफा चीज़ है, तो ये बिल्कुल सत्य है। प्यार एक तरफा होता है। प्यार कभी भी डबल साइडेड नहीं होता। 2 साइड से दिखता है बट होता नहीं है। आप अपनी साइड से प्यार कर लें उसको, वो अपनी साइड से प्यार कर ले आपको, तो ये डबल साइडेड हो गया। ये दिखाई तो 2 दे रहा है लेकिन है एक। खाना खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, सब्जी अलग अलग है, रोटी अलग अलग है। दोनों को मिलाकर खाया जाता है, ये अलग बात है, लेकिन दोनों का अपना अस्तित्व अलग अलग है। जुड़ा है
वो अलग बात है, हमने जोड़ दिया। तो दो लोग, एक को किसी से प्यार, दूसरे को उसी से प्यार, तो दोनों लोग जुड़ गए, ये अलग बात है। तो यहाँ आप अपने अंदर में झांकें, अपने अंदर में टटोलें, खुद को देखें कि आपके मन मस्तिष्क में अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, यहाँ पर पहला अपने लिए आ रहा है कि अपने लिए अगर हम खुद को प्यार नहीं करते तो बहुत गड़बड़ बात है। तो कहता पहले खुद को देखो कि तुम्हें खुद से कितना प्यार है, और पहले अपने आप को टटोलें। और जब अपने प्रति आपकी निष्ठा, देखिए कभी कभी हम अपने प्रति बड़े आसक्त होते हैं हमें कभी कभी खुद से प्यार नहीं होता, हम अपने जीवन की मस्ती के लिए आसक्त होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि कई लोग कहते हैं ना कि भाई फला चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारा यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो किस चीज़ में लग रहा है? मस्ती करने में, मज़े करने में, घूमने में, टहलने में। दैट मीन्स कि आपके जीवन में आपके अपने पूरे लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी मस्ती मज़ा हो गया, और वो भी इस मोमेंट का। क्योंकि इस मोमेंट में अगर आपने वो नहीं किया तो आपका करियर नहीं बन पाएगा उस तरह का। तो वो चीज़ हावी हो रही है। तो आप अपने आप से प्यार थोड़ी करते हैं, आप तो अपने मौज मस्ती से प्यार कर रहे हैं ना। अगर अपने आप से प्यार होता तो पढ़ाई कर रहे होते। स्टूडेंट लाइफ में जो लोग बहुत ज़्यादा लग कर पढ़ाई कर ले जाते हैं तो उनको अपने आप से, अपनी स्टडी से, अपने आप से बहुत प्यार होता है कि मुझे बनना है, मुझे ऐसा निखर के आना है, तो खुद को करते हैं। तो ये कहता पहले खुद को समझो, खुद को प्यार करो, और उसके बाद अगला स्टेप है अपने पार्टनर के प्रति देखो कि आपके दिल में, आपके मन में क्या है, और वो सारी निगेटिविटीज़ को सिर्फ देखते जाना है। तरीका बता रहा हूँ आपको, निकालना नहीं है, निकले विकलेगी नहीं, आप निकाल नहीं सकते अपने दिमाग से किसी मेमोरी को। वो हैरी पॉटर की मूवी का मामला अलग है, वो छड़ी निकालते थे और यूँ निकाल लेते थे अपनी मेमोरी, शीशे में बंद करके रख देते थे। यहाँ पर है कि आप उस मेमोरी को अगर आउट करना चाहते हैं तो बस उसका सामना करिए, उसे देख लीजिए उसकी निर्लज्जता में। अगर आपने उस सिचुएशन को देख लिया, उस मेमोरी को अपने रीच आउट कर लिया, तो वो मेमोरी आपसे हटनी शुरू होगी। गिल्ट मत लीजिए, हटाइए भी मत। अच्छा ठीक है, तुम हो, मेरी मेमोरी में ये चीज़ आ रही है, ठीक, आने दो, कोई बात नहीं। अपने आप को मोड़िए ना। आपकी मेमोरी कुछ भी हो, आपका माइंड कुछ भी कहता हो, आपका ब्रेन आपको कुछ भी सजेस्ट करता हो, अपने आप को मोड़िए। अगर आप अपने आप को मोड़ देते हैं तो प्रेम संबंधों में इस महीने आपको एक स्पिरिचुअल अनुभव हो जाएगा, और यही अनुभव आपके जीवन को एक तरीके से प्यार के मामले में सफल बना देगा। फैमिली के मामलों में आपके लिए आया है अवेयरनेस। लगभग समझिए दूसरा हिस्सा आ गया। कहता है परिवार के मामलों में आप क्या चाहते हो और परिवार क्या चाहता है। अगर इसी पर क्लैश होता रहा तो फिर तो हो चुका। तो आप थोड़ा सा परिवार की चाहतों पर खरे उतरें, और जब आप करना शुरू करेंगे तो परिवार की ओर से भी सिचुएशन थोड़ी सी मेल्ट डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो परिवार से इस महीने किसी भी मामले पर क्लेश नहीं करना, झगड़ा झंझट नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई क्लेश करते हैं तो उस क्लेश का नुकसान आपको ही होने वाला है, परिवार नुकसान में नहीं रहेगा। आपके फिनेंशियल मामलों से जुड़ा कार्ड अपीयर हुआ है कंप्लीशन। कंप्लीशन कहता है कि आप एक एक कदम फूंक करके जो रखे हुए थे, रख रहे हैं, वो बहुत सही रखे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलानी हैं? क्योंकि भाई एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं, पहुँचे तो कहीं नहीं। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये एक कहावत है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक कोस होता है। कई बार कहते हैं कि 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं 1.5 किलोमीटर का कोस बोलते हैं। कोस एक हिंदी पैमाना है, हिंदी मापने का वो है। तो कहावत है कि 9 दिन तक चले लगातार बिना रुके, और कितना दूर गए? 2.5 कोस, जो कि इम्पॉसिबल है। अरे 9 दिन में तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। तो दैट मीन्स कि किया तो बहुत कुछ बट हुआ नहीं। तो इसका कारण ये है कि वो जो आपकी एडजस्टमेंट थी उसको आपने सिलसिलेवार ढंग से समझने में गलती कर दी, बस इतना ही है। न चीज़ें ख़राब हुई हैं, न चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई हैं, न डिस्ट्रॉय हो रही हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना फिनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करना होगा इस महीने, और अगर आपने थोड़ा सा ठीक कर लिया तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में। आपके प्रोफेशन से जुड़े मामले में कार्ड आया है थंडरबोल्ट।
जो कहता है कोई कितना भी कहे आपका ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन ख़राब है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, छोड़ दो, हट जाओ, भाग जाओ, बिल्कुल उसकी बात पे वैल्यू नहीं देनी है, सुननी नहीं है, थैंक यू भी नहीं बोलना ना ऐसी गंदी बातों के लिए। इस महीने आप अपने प्रोफेशन, अपने व्यापार से जुड़े मामलों में अपने काम से काम रहें और दूसरों से अलग हट जाएं, कोशिश करें। जिनसे काम नहीं है उनसे अलग हटें, जिनसे काम है उनसे काम है। एक तो ये करना है। दूसरा, इस महीने आप जिनकी भी पूजा अर्चना करते हैं उस ईश्वर या उस देवी की शरण में आपको रहना है। अब शरण में कैसे रहते हैं? सब उनको समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, हे माता, मेरा जो भी है सब आपका। जो मेरे हाथ से कार्य हो रहे हैं वो भी आप करवा रही हैं, जो फायदा हो रहा है वो भी आप करवा रही हैं, जो नुकसान होगा वो भी आप ही करवा दोगी, या अगर नुकसान हुआ है तो आप ही ने करवाया है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस एक मीडियम हूँ जिसके थ्रू आप काम करेंगी या आप काम करेंगे। बस इतना करिए। आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े किसी एक सिचुएशन जो भयावह हो सकती थी, आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी, से इस महीने ओवरकम कर जाएंगे, सफलता मिलेगी। एजुकेशन का मामला, आपके लिए कार्ड आया है द बर्डन। ये कहता है भाई एजुकेशन के मामले में अपने ऊपर ट्रस्ट करो ना। दूसरों के गाइडेंस, एडवाइस के ऊपर ट्रस्ट करके कब तक चलना है? जब तक अपना नहीं होगा सेल्फ, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास टीचर ने होमवर्क दे दिया, वो कर लिया। ट्यूशन मास्टर ने होमवर्क दे दिया, वो कर लिया। ट्यूशन भी पढ़ लिया, कोई अच्छे नंबर नहीं आएंगे, चाहे जिस क्लास में हो, जब तक बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा। तो ये कहता है कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंधे पर रखो और तब फायर करो, क्योंकि तभी सफलता मिलेगी, तभी यशगान होगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और दूसरे कोई अगर मदद कर रहे हैं तो उनकी मदद को बस उतना ही लेना है जितना मदद को मदद के लिए लेने की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी होता है ना कि घर में जब छोटी बच्चियां खाना बनाना सीख रही होती, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तभी समझोगे। छोटी बच्चियां खाना बनाना सीख रही होती तो सारा कुछ सही से बनाती जाती हैं और फिर पूछती हैं, मम्मी ये मसाला 1 चम्मच, हाँ बेटी ठाक से। मम्मी ये नमक कितना सा, हाँ बेटा ज़रा सा और ले लो, अच्छा ठीक है, वो डाल दिया। खाना बहुत बढ़िया बनता है। तो क्या मम्मी ने बनाया था? नहीं, उस बिटिया ने बनाया। वो तो बस गाइडेंस ले रही थी ना, बना तो खुद रही थी। तो गाइडेंस ले लो लेकिन काम खुद करो, तभी इस महीने आपको आपके एजुकेशन फील्ड में खूब सक्सेस मिल जाएगी। आपके हेल्थ से जुड़े मामले में जो कार्ड आया है ये है पॉलिटिक्स। ये कहता है कि दूसरों को नाच नचाना बंद कर दें। फिर से कहता नहीं गलत बोल गया। कहता है दूसरों को नाच नचाने के चक्कर में खुद को कब नचा गए ये पता चला। अपनी हेल्थ में अपने आप को धोखा देकर बैठे रहे और अपनी हेल्थ में लगातार अपने आप को जो धोखा दे रहे हैं, दे रही हैं, उसका फ्यूचर में क्या परिणाम होगा आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए। क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर में आपके अपने आप को अपनी ही हेल्थ में दिए गए धोखे का खामियाजा नुकसान आपको आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। इसलिए सुधार करें, चेतें, जाग जाएं और अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों को मैनेज करें, बेहतर करें, ठीक करें। अभी कोई देर नहीं हुई है, लेकिन यही नवंबर में 15 तारीख अगर बीत जाता है तो देर हुई है, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं क्लोज हो गई है। रीडिंग आज की कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।